हेलो एवरीवन, मैं लाइव आ रहा हूं आप लोग के बीच। आप लोग रेडी हैं? तो चलिए देखते हैं इस लाइव क्लासेस में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, हमारे कंटेंट कैसे होंगे और अपने जलवा को हम लोग कैसे बिखेरेंगे इस लाइव क्लासेस में। तो सबसे पहला बात याद रखिएगा कि जब भी हम लोग बाबू कोई भी क्लास को स्टार्ट करेंगे तो ये लाइव क्लासेस में आप लोग के बीच में क्या क्या कंटेंट लाने वाला हूं मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं, देखते रहिए आप लोग बोर्ड को। सबसे पहला बात याद रखिएगा कि जब हम लोग बाबू बातें करते हैं इंग्लिश के बारे में तो याद रखिएगा कि इंग्लिश का जो मेन जड़ है जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रामर। बोलो क्या बोलते हैं? ग्रामर। तो देखिए ग्रामर में हमारे सामने क्या क्या चीजें आएंगी, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। बाबू जब हम लोग बातें करते हैं ग्रामर के बारे में, हाँ ग्रामर भी बोल सकते हैं, एक्चुअली ग्रामर बोला ही जाता है लेकिन हम लोग इसको ग्रामर बोलते हैं, कोई बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा। जब हम लोग बातें करते हैं बाबू ग्रामर के बारे में तो दिमाग में पहले एक बात को आप सेट कर लीजिएगा कि ग्रामर से एग्जामिनेशन में 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। ग्रामर में एग्जामिनेशन में 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं और वो 3 टाइप्स के क्वेश्चन क्या क्या हैं चलिए देखते हैं, जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहला जो हमारा ग्रामर से रिलेटेड जो एक क्वेश्चन आता है उसे हम लोग बोलते हैं एरर डिटेक्शन। बोलो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? एरर डिटेक्शन। नेक्स्ट जो हमारा ग्रामर से जो क्वेश्चन आता है उसे हम लोग बोलते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। और नेक्स्ट फिलर्स। ये 3 टाइप्स के क्वेश्चन जो है बाबू वो ग्रामर से रिलेटेड है ना। थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा सा क्लियर करेंगे। जैसे कि मैंने सबसे पहले जैसे मैंने लिखा है बाबू एरर डिटेक्शन। सबसे पहला बात याद रखिएगा, अगर हम लोग बातें करते हैं बाबू एरर डिटेक्शन के बारे में तो इस एरर डिटेक्शन को हम लोग कॉमन एरर भी बोलते हैं। चलिए लिख में देता हूं, इसको हम लोग बाबू कॉमन एरर भी बोलते हैं एरर डिटेक्शन को। बोलो क्लियर है यहां तक? अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे रहते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बोर्ड को देखिएगा, समझिए। सबसे पहला बात देखो बाबू, सब कोई बोर्ड को देखिए, चीजों को समझते रहिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैं अगर आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं, सब कोई बोर्ड को देखिए और समझिए, चीजों को अच्छे से समझिए। जैसे मैं अगर आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं, मैं अभी इजी ही थोड़ा क्वेश्चन को बाबू लिखता हूं, है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि मैं डील कर रहा हूं सिलेबस को। बोलो क्लियर है कि नहीं है? उसके बाद फिर मजेदार के क्वेश्चंस तो आएंगे ही हमारे क्लास में। बोलो क्लियर है कि नहीं है? जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन रहेंगे ये सब सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट हमारे सामने क्वेश्चंस रहेंगे, इसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। लेकिन अभी हम लोग को ये सब समझना है कि ये सब होते क्या है, इसलिए हम लोग पहले इजी एग्जाम्पल को लेकर के चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखूं, मैं अगर बोलता हूं कि यू आर, बोलो मैं क्या लिखा? यू आर लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 days। मैंने एक सेंटेंस लिखा कि यू आर लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 days, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि जैसे हमारे सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि यू आर लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 days। अब इसी सेंटेंस को एग्जामिनेशन में 4 पार्टों में तोड़ दिया जाता है, कभी कभी 3 पार्ट्स में भी तोड़ दिया जाता है। चलिए मैं भी यहां पर तोड़ देता हूं, 1 यहां पर 2 कर दिया, है ना। चलिए मैं 3 ही पार्ट में तोड़ा। यहाँ पर चलिए मैंने ए नाम रख दिया, यहाँ पर चलिए बी, और चलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया बाबू सी। बोलो क्लियर है ना। एक लास्ट में भी बाबू एक ऑप्शन आते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं नो एरर। बोलो क्या बोलते हैं? नो एरर बोलते हैं। चलिए यहाँ पर ये है नो एरर, यहाँ पर चलिए हम लोग लिख देते हैं बाबू डी। इसमें देखो करना क्या होता है, इसमें क्या करना होता है कि यहां से लेकर के हमें यहां तक इस सेंटेंस को पहले पढ़ना है और पढ़ने के बाद हमें यह देखना है कि सेंटेंस में गलती कहां पर है। तो जिस पार्ट में गलती है उसी पार्ट को हमें टिक लगा देना है। बोलो क्लियर है ना। यानी कि पूरा पढ़ने के बाद अगर हमको लगता है कि ए में गलती है तो ए में टिक लगाना है, बी में गलती है तो बी में टिक लगाना है, और सी में गलती है तो सी में टिक लगा देना है। बोलो पहले ये बात मेरा समझ में आया? बोलो क्लियर है ना। कोई बता पाएंगे कि यहां पर गलती कहां है? हालांकि सेंटेंस बहुत ईजी है। देखिए एक बात मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा बाबू बात को ध्यान दीजिएगा, बोर्ड को देखिएगा और चीजों को सबसे पहले क्लियर कीजिएगा, है ना। थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। देखिए इधर देखिए,
माइंड पे पहले एक बात को आप सेट कर लीजिएगा कि अगर बाबू कोई भी सेंटेंस में अगर सिंस आ जाएगा, या फिर बोलिए अगर कोई सेंटेंस में क्या आ जाएगा, फोर, अगर कोई भी सेंटेंस में सिंस या फोर है, और अगर बाबू सिंस या फोर के बाद, अगर सिंस या फोर के बाद अगर कोई टाइम दिया हुआ रहेगा, बोलो क्या दिया हुआ रहेगा, टाइम, तो याद रखिएगा कि सिंस और फोर के बाद अगर टाइम अगर आ जाएगा तो सिंस फोर प्लस टाइम के पहले, सिंस फोर प्लस टाइम के पहले इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब का बाबू कभी यूज नहीं किया जाता है। बोलो क्लियर है कि नहीं। अब यहां पर थोड़ा सा बात को समझिए, ध्यान दीजिएगा। बोलिए तो जब यहां पर बाबू फोर के बाद बोलो टाइम दिया हुआ है, फोर के बाद जब टाइम दिया हुआ है, 2 डेज तो टाइम है ना, जब फोर के बाद टाइम दिया हुआ है तो बोलो उसके पहले बोलो यहां पर क्या दिया हुआ है, आर, और मैंने क्या बोला, जब सिंस फोर के बाद जब टाइम आ जाएगा तो उसके पहले इजएमआर वॉजवर कभी दिया, इजएमआर वॉजवर कभी आता नहीं है, तो बोलिए हमारा गलती कहां पर हो गया, ए में गलती है। बोलो पहले ये मेरा बात समझ में आया, बोलो क्लियर है ना। हालांकि ऐसा बहुत सारा मैं आपको बाबू कंसेप्ट बताऊंगा, बोलो क्लियर है ना। बस आप लोग पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए क्लास का। नेक्स्ट टाइप की जो हमारे सामने क्वेश्चंस आते हैं उसे हम लोग बोलते हैं बाबू सेंटेंस इंप्रूवमेंट। बोलो क्या बोलते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। देखिए इसमें क्या होता है, समझिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं इसी सेंटेंस को लिखता हूं जो मैंने अभी आपके सामने लिखा। जैसे मैं अगर बोल दूं कि यू आर लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 डेज। चलिए मैंने यहां पर क्या किया, चलिए मैं टिक लगा देता हूं, है ना। ध्यान दीजिएगा बाबू, सब कोई बोर्ड को देखिएगा, चीजों को समझते रहिएगा, है ना। ये जो बाबू मैंने NI लिखा है ना, इस NI का मतलब होता है नो इम्प्रूवमेंट। इसमें करना क्या होता है, थोड़ा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। हमारे सामने बाबू एक सेंटेंस आते हैं, बोलो क्लियर है ना। अब इसी सेंटेंस में क्या होता है कि जहां पर गलती दिया हुआ है ना, जहां पर गलती है, यहां पर पहले से ही देखो बाबू, यहां पर इस तरह टिक लगा हुआ दिखेगा आपको। देखिए कॉमन एरर में क्या होता है, यानी कि एरर डिटेक्शन में क्या होता है, जहां गलती होता है वहां पहले से टिक लगा हुआ नहीं रहेगा, हम लोगों को गलती खोजना होता है। बोलो क्लियर है ना। और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या होते हैं बाबू, जहां गलती रहेगा ना सेंटेंस में, वहां पर पहले से ही टिक लगा हुआ दिखेगा, बस आपको सही ढूंढना है। यानी कि कॉमन एरर में हमें गलती को खोजना होता है और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में हमें सही को ढूंढना होता है। बोलो पहले ये मेरा बात समझ में आया, क्लियर है। तो एक बात को पहले समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जब सिंस और फोर के बाद कोई टाइम आ जाता है तो उसके पहले हम लोग इजएमआर वॉजवर का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो बोलेंगे सर क्या यूज करते हैं, देख लीजिए। इसके पहले हम लोग यूज करते हैं जैसे हैव, हैज या हैड प्लस बीन प्लस भरपूर का हम लोग यूज करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हैव, हैज या हैड, उसके बाद हम लोग कभी कभी भर्तरी का भी इसके साथ यूज कर देते हैं, लेकिन कब कैसा यूज होता है आप लोगों को बताया जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना, चीजों को समझिए, ध्यान दीजिएगा। जब बाबू मैंने बोलिए सबसे पहला बात, यहां पर गलती है तो यहां पर पहले से टिक लगा हुआ है। अब हमारे सामने 3 ऑप्शन है, या तो हैज बीन लर्निंग होगा यहां पर, या तो हैव बीन लर्निंग होगा, या इज लर्निंग होगा, या तो बोलो क्या हो जाएगा, नो इंप्रूवमेंट। नो इंप्रूवमेंट इसका मतलब यह है कि अगर ये सही है, अगर यहां से यहां तक पढ़ने के बाद अगर हमको लगता है कि ये सेंटेंस सही है तो लास्ट ऑप्शन हम लोग डी नंबर पे टिक लगा देंगे। बोलो पहले ये मेरा बात समझ में आ रहा है ना। लेकिन अगर ये गलती है तो बताइए 3 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से हम लोग किसको टिक आउट करें। बोलो क्लियर है ना। तो एक बात को सबसे पहले समझिए, जब यहां पर 4 के बाद जब टाइम दिया हुआ है तो उसके पहले सबसे पहले यहां पर देखिए, या तो हैव, या तो हैज, या तो हैड आएगा। तो बोलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा और ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि गलती है। क्योंकि 4 के बाद जब टाइम आ जाता है तो उसके पहले इजएमआर वॉजवर भी तो आता नहीं है। जब आर है तो नो इंप्रूवमेंट का तो सवाल ही नहीं उठता है, गलती तो है भाई इसमें। या तो ए होगा, या तो बोलो क्या होगा, बी होगा। अब यहां पर सब्जेक्ट देखिए, बोलो सब्जेक्ट कौन है, यू है। तो भाई यू के साथ तो हैज लगता नहीं है, यू के साथ हैव लगता है। तो जब हैव लगता है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, हमारा ऑप्शन नंबर बोलो क्या होगा,
बी होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो इस टाइप्स के हमारे सामने बोलो क्वेश्चन, तो ये हमारे जो क्वेश्चंस का पैटर्न है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। बोलो पहले ये मेरा बात समझ में आया? नेक्स्ट टाइप के जो बाबू एक क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जामिनेशन में जिसको हम लोग बोलते हैं फिलर्स। बोलो क्या बोलते हैं? फिलर्स। तो याद रखिएगा ये फिलर्स कोई नया चीज नहीं है बाबू, ये फिलर्स जिसको हम लोग बचपन में फिल इन द ब्लैंक्स के नाम से जानते थे। बोलो क्लियर है ना? इसी फिल इन द ब्लैंक्स को जब हम लोग कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में पढ़ते हैं तो उसको हम लोग फिलर्स बोलते हैं। बोलो पहले ये मेरा बात समझ में आया? यानी कि इसमें फिल करना होता है। जैसे अगर मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखूं, बाबू बोर्ड को देखिए सब, चलिए ठीक है। जैसे एक सेंटेंस आया हमारे सामने, लिखा हुआ है कि इफ आई डैश यू यू विल कम। अब चलिए यहां पर देखते हैं बाबू, हम चलिए यहां पर ऑप्शन रखते हैं आपके सामने। एक मैंने लिखा विल कॉल, बोलो क्लियर है ना? बी नंबर में मैंने लिख दिया शैल कॉल, सी नंबर में मैंने लिख दिया वुड कॉल, और चलिए मैंने डी नंबर में लिख दिया सिर्फ कॉल। बताइए क्या होगा ऑप्शन, क्या होगा? बोलिए इफ आई विल कॉल यू, या फिर इफ आई वुड कॉल यू, इफ आई शैल कॉल यू, या फिर इफ आई कॉल यू यू विल कम। ये सब सारे बाबू कंसेप्ट हमारे सामने क्लियर होंगे जब हम लोग बोलिए तो स्ट्रॉन्ग किसको करेंगे? ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करेंगे। बोलो क्लियर है ना? चलिए फिलहाल मैं एक बात आपको बता देता हूं, थोड़ा सा मेरी बातों को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला बात देखिए, यहां पर एक शॉर्ट में मैं एक बात बता रहा हूं कि बाबू अगर कोई सेंटेंस में मान लीजिए इफ आ जाएगा, बोलो क्या आ जाएगा? इफ आ जाएगा, और इफ के बाद अगर कोई सब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा तो बोलिए तो जैसे यहाँ पर इफ है और इफ के बाद जैसे ये आई है तो बोलो आई तो एक सब्जेक्ट हुआ। बोलो क्लियर है ना? तो इफ के बाद अगर कोई सब्जेक्ट आ जाएगा तो ये सब्जेक्ट के बाद याद रखना कभी भी शैल, कभी भी विल, और कभी भी बोलो किसका? वुड का। ये तीन गो का कभी यूज होता नहीं। बोलो पहले ये मेरा बात समझ में आया? अब बताइए जब यहाँ पर इफ आ गया है तो इफ के साथ सेल विल और वुड नहीं आता है, तो जब इफ है बाबू तो ये विल भी तो कभी नहीं आएगा, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। सी नंबर में भी तो यहाँ पर वुड दिया हुआ है, वुड भी नहीं आता है। बी नंबर में तो सेल दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा। तो बोलिए लास्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी होगा। बोलो क्लियर है ना? और भी ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसके साथ सेल विल वुड नहीं आता है। हम लोग जब ग्रामर को पढ़ेंगे तो धीरे धीरे चीजों के बारे में समझेंगे। बोलो पहले मेरा बात समझ में आया? एक सवाल ये उठता है कि सर हम लोग अपने ग्रामर को स्ट्रॉन्ग कैसे करें? हम लोग अपने ग्रामर को स्ट्रॉन्ग कैसे करें कि ये तीनों टाइप्स के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हमारे सामने आए और हम लोग चुटकी बजा के तीनों टाइप्स के क्वेश्चन को बना लें। तो एक बात को हमेशा दिमाग में बाबू सेट कर लीजिएगा कि ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें कुछ चैप्टर्स पढ़ने पड़ते हैं। ग्रामर को पढ़ने के लिए हमें कुछ चैप्टर्स पढ़ने पड़ते हैं। चलिए कुछ चैप्टर्स का दर्शन हम लोग करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए, मिटा देता हूं इसको। देखिए अगर बाबू इस ग्रामर को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो ये तीनों टाइप्स के क्वेश्चन हमारे सामने बन के रेडी हो जाएंगे, तुरंत हम लोग बना लेंगे। बोलो क्लियर है ना? लेकिन इसके लिए कुछ चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। जैसे एक चैप्टर है हमारे सामने, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझिए। 1 नंबर में लिखता हूं, है ना? सबसे पहला बात याद रखिएगा कि आपको अपने बेसिक्स को क्लियर करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है ना? बेसिक्स को बाबू क्लियर इसलिए करना है क्योंकि एक बात को हमेशा दिमाग में सेट कीजिएगा कि देखिए जैसे जब हम लोग एरर डिटेक्शन बनाते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट बनाते हैं, या फिर हम लोग फिलर्स बनाएंगे तो बाबू तीनों में जरूरत सेंटेंस का पड़ेगा। बोलो क्लियर है ना? क्योंकि अगर आप गलती खोजते हैं तो आप कोई सेंटेंस में ही खोजते हैं। आप जब कोई चीज जब आप सेंटेंस को ही ना सुधारिएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में सेंटेंस को क्या किया जाता है, जहाँ गलती है वहां पहले से ही टिक लगा हुआ रहता है, हमें सुधारना होता है। तो बोलो सुधारना किसको है? गलती को। और गलती कहां पर रहेगा? बोलो तो सेंटेंस में। बोलो क्लियर है ना? फिलर्स में हमें फिल करना है। बोलो किसको? सेंटेंस को। तो दिमाग में एक बात को सबसे पहले बाबू सेट कर लीजिएगा कि जैसे सेंटेंस है तो ये सेंटेंस पहले हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा क्योंकि ये तीनों टाइप्स के क्वेश्चन सेंटेंस से ही रिलेटेड है। एक बात और याद रखिएगा, सेंटेंस में क्या क्या चीजें आती हैं? सब्जेक्ट आती हैं, वर्ब आती हैं, ऑब्जेक्ट आती हैं। अगर मैं बोलूंगा कि बोलिए तो ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो बस यहां पर हो सकता है तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कि भाई ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। अगर मैं आपको बोल दूं कि बोलिए तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो यहां पर फिर से आप लोग का दिमाग खराब हो जाएगा कि ये क्या बोल रहे हैं सर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहां पर कहां से आ गया। तो जी हाँ, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं बाबू, याद रखिएगा, जिसको हम लोग को क्लियर करना है। बोलो किसमें? बेसिक्स में क्लियर करना है। बोलो क्लियर है? यहां पर
उसके बाद फिर बाबू एक बात को याद रखिएगा, नेक्स्ट हमारे सामने एक चैप्टर्स आएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स के बाद जैसे हम लोग पढ़ेंगे जेनिटिव केस, नेक्स्ट हम लोग चलिए मैंने लिख दिया प्रोनाउन। मैं और भी चैप्टर से मैं लिखवा रहा हूं। सबसे पहले इसमें एक बात को पहले मेरा समझिए ध्यान से, माइंड पे आप लोगों का सवाल आता होगा कि सर अभी तक आपने यहाँ पर नाउन नहीं लिखा, फर्स्ट में तो नाउन लिखना चाहिए था आपको। एक बात को सबसे पहले मेरे बात समझिए, ध्यान दीजिएगा, बोर्ड को देखिए। सबसे पहला बात कि बाबू जब हम लोग बातें करते हैं नाउन के बारे में, याद रखिएगा जब हम लोग बातें करते हैं नाउन के बारे में तो माइंड पे एक बात को आप सबसे पहले सेट कर लीजिएगा कि नाउन से रिलेटेड एग्जाम में 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 3 हिस्सों से क्वेश्चन आते हैं नाउन से। जैसे एक नाउन का एक नंबर वाला पार्ट होता है, नाउन के एक नंबर वाले पार्ट से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। नेक्स्ट नाउन के एक केस वाले पार्ट से क्वेश्चन आते हैं और एक जेंडर वाले पार्ट से क्वेश्चन आते हैं। सेट कीजिए दिमाग में, ध्यान दीजिएगा। तो बाबू ये नाउन का जो नंबर वाला जो पार्ट होगा, सबसे पहले मेरी बात वो सुनिएगा। जब हम लोग बाबू सिंटैक्स चैप्टर को पढ़ेंगे ना, जब हम लोग सिंटैक्स चैप्टर को पढ़ेंगे तो सिंटैक्स के जितने भी पॉइंट्स होंगे, बोलो क्लियर है ना, सिंटैक्स से रिलेटेड जितने भी पॉइंट होंगे सबको तो हम लोग यहाँ पर डील करेंगे। उसके साथ ही साथ सिंटैक्स में क्या करेंगे, हम लोग नाउन एंड नंबर को ऐड कर देंगे। बाबू बोलो, पहले मेरा बात समझ में आया? यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन जैसा आता है आपको वैसा पढ़ना पड़ेगा। यानी कि पूरा नाउन पढ़ लिए, प्रोनाउन पढ़ लिए, एडजेक्टिव पढ़ लिए, है ना, कितनों पढ़ लीजिए बाबू, क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चलना पड़ेगा। बोलो बात पहले मेरा समझ में आया? तो याद रखिएगा कि नाउन के जो नंबर वाला पार्ट होगा इसको हम लोग सिंटैक्स में क्लियर करेंगे। दूसरा बात याद रखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है केस, यानी कि नाउन एंड केस, यहां पर तो मैंने लिख ही दिया है जेनेटिव केस, इसमें हम लोग इस केस वाले पार्ट को क्लियर करेंगे। और ये जो बाबू हमारे सामने प्रोनाउन है ना, इसी प्रोनाउन में हम लोग क्या करेंगे, जेंडर को सेट करके पढ़ेंगे, क्योंकि सिर्फ जेंडर से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है बाबू, इसको क्या करता है, प्रोनाउन के साथ मिक्स करके एग्जाम में क्वेश्चन को रखा जाता है। बोलो पहले ये मेरा बात समझ में आया? तो क्वेश्चन एग्जाम में जैसे आते हैं वैसे आपको पढ़ना पड़ेगा, याद रखना बात को। बोलो क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट याद रखिएगा, प्रोनाउन के बाद हम लोग पढ़ेंगे, बाबू ध्यान दीजिए, सब कोई बोर्ड को देखिए, समझते रहिए। प्रोनाउन के बाद हम लोग पढ़ेंगे जरंड, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, कंफ्यूजिंग वर्ब्स। देखिए ये सब बाबू जो मैंने अभी 4 हिस्सा लिखा ना, ये जब जो मैंने अभी 4 सब्जेक्ट लिखे हैं आपके सामने, सॉरी 4 जो मैंने अभी आपके सामने चैप्टर्स लिखे हैं, जेरंड, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, कंफ्यूजिंग वर्ब्स, ये सब वर्ब्स के ही हिस्से हैं। लेकिन मैंने वर्ब्स को क्या किया कि आप लोग की सुविधा के कारण मैंने तोड़ दिया। बोलो क्लियर है ना? सबसे पहला बात, वर्ब्स में और भी बहुत सारे हिस्से हैं, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब नाम सुने होंगे, इनट्रांजिटिव वर्ब, फनाइट वर्ब, नॉन फनाइट वर्ब, ये सब सारी चीज हम लोग बोलिए क्लियर कहां पर करेंगे, बेसिक्स में क्लियर करेंगे। बोलो क्लियर है ना? और एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसको मैंने तोड़ के मैंने चैप्टर बना दिया है, जेरंड, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, कंफ्यूजिंग वर्ब्स। बोलो बात पहले मेरा समझ में आया? तो बाबू अच्छे से पढ़िए और ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए नेक्स्ट अगर हम लोग बातें करते हैं बाबू 9 नंबर में, 9 नंबर में अगर हम लोग बातें करते हैं तो हम लोग यहां पर 9 नंबर में पढ़ेंगे। बाबू बोर्ड को देखिए, समझिए, हम लोग पढ़ेंगे कंजंक्शन को। बोलो किसको पढ़ेंगे? कंजंक्शन को। कंजंक्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रेपोजिशन को। कंजंक्शन के बाद बोलो किसको पढ़ेंगे? प्रेपोजिशन को। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिटरमाइनर को। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिग्री को, है ना। बात को समझिए, देखिए ये जो डिटरमाइनर है, ये डिग्री है, ये बाबू एक तरीके से वो एडजेक्टिव है। बोलो क्लियर है ना? वो क्या है? एडजेक्टिव। जी हाँ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं। इधर देखिए, याद रखिएगा ए और जे के बीच में जितने भी डी है सब साइलेंट है, इसको याद रखिएगा। इसलिए हम लोग इसको एडजेक्टिव नहीं पढ़ के एडजेक्टिव पढ़ते हैं। चलो फिर से क्लियर करेंगे, ध्यान दीजिएगा।
अब यहाँ पर सवाल उठता है कि देखिए ये जो बाबू हमारे सामने डिटरमाइनर होंगे, डिग्री होंगे, इसमें हम लोग एडजेक्टिव को शो करेंगे, लेकिन याद रखिएगा हेडिंग में बाबू हम एडजेक्टिव ही लिखेंगे, बोलो क्लियर है ना। उसके बाद एडजेक्टिव से जैसे क्वेश्चन आते हैं उसको पहले डील करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग एक डिटरमाइनर का नाम दे देंगे और डिग्री का नाम देके हम लोग एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे हम लोग शो करेंगे, बोलो क्लियर है। जब हम लोग ये डिटरमाइनर को पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग आर्टिकल को भी शो करेंगे, बोलो क्लियर है ना। जो आर्टिकल जो है वो हमारा डिटरमाइनर का ही पार्ट होता है। ये सब सारी चीजों के बारे में बाबू डील करेंगे, याद रखिएगा कोई चैप्टर छूटेगा नहीं आप लोग का, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग जाते हैं बाबू 13 में, है ना, तो 13 में जैसे हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब को, है ना, जैसे एडवर्ब है, ये मैंने क्या बोला, डिटरमाइनर और डिग्री ये हमारा एडजेक्टिव का एक पार्ट होता है, और उसके बाद हम लोग एडवर्ब पढ़ेंगे। नेक्स्ट याद रखिएगा उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्जन को, है ना, कुछ नया नया चीजें आप लोग को लग रहा होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बाबू टाइम एंड टेंस को पढ़ेंगे। टाइम एंड टेंस के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग्स को। क्वेश्चन टैग्स का मैंने वीडियो यूट्यूब में बना के भी बाबू रखा है, आप लोग हो सकता है तो देख लीजिए, फिर एक बार मैं लाइव पढ़ाऊंगा इसको। नेक्स्ट देखिए 17 के बारे में बातें करेंगे, तो 17 में हम लोग पढ़ेंगे, इसको मिटा देता हूं, है ना, कंडीशनल सेंटेंस को बाबू हम लोग पढ़ेंगे, बोलो क्लियर है ना। फिर हम लोग पढ़ेंगे वॉइस को, 19 में हम लोग पढ़ेंगे नरेशन को। अब देखिए यहां पर जैसे मैंने लिखा बाबू वॉइस ऑफ नरेशन, बोलो क्लियर है ना, तो आप लोग सुने होंगे एक्टिव से पैसिव, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, बोलो सुने हैं ना। तो सोचिए अगर हम लोग ग्रामर को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिलर्स तो हम लोग से बन ही जाएगा, बोलो क्लियर है ना। इसके साथ साथ एक्टिव से पैसिव अगर बनाने के लिए बोला जाएगा या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट अगर बनाने के लिए बोला जाएगा तो ये भी हम लोग को बन जाएगा, इस ग्रामर को अच्छे से पढ़ लेंगे तो, क्योंकि इसी ग्रामर के अंदर में वॉइस ऑफ नरेशन भी आते हैं। बोलो पहले मेरा बात समझ में आया। नेक्स्ट याद रखिएगा एक लास्ट हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे 20 नंबर में, इसका नाम है पॉजिटिव वर्ब, बोलो क्या नाम है, पॉजिटिव वर्ब। अब यहां पर एक बात को पहले समझिए, ध्यान दीजिएगा, बोलिएगा सर यहां पर एक बार आप तो यहां पर तो वर्ब लिखवाए हैं, तो इसी लिस्ट में आप वर्ब क्यों नहीं लिखें, क्योंकि आप थोड़ी देर पहले बोले थे कि जरन, इन्फिनिटिव पार्टिसिपल, कंफ्यूजिंग वर्ब्स, ये सब वर्ब्स के हिस्से होते हैं। तो एक बात को याद रखिएगा बाबू, ये जो यहां पर पॉजिटिव वर्ब्स होते हैं ना, ये पॉजिटिव वर्ब्स में कुछ कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट होते हैं जो पैसिव से रिलेटेड होते हैं, बोलो क्लियर है ना। यानी कि जब तक नहीं आप वॉइस अच्छे से पढ़ेंगे तब तक बनेगा नहीं। देखिए रटने का तो हम रटा सकते हैं, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट अगर आपको चाहिए बाबू तो वॉइस के बाद अगर पॉजिटिव को पढ़ेंगे तो बेस्ट होगा, बोलो क्लियर है कि नहीं। तो याद रखिएगा टोटल हमें 20 बाबू चैप्टर्स पढ़ने हैं, याद रखिएगा बहुत ज्यादा नहीं है बाबू, ये मात्र बाबू 10 के आसपास चैप्टर्स है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है सब कुछ। लेकिन देखिए जैसे मैंने वर्ब्स कहा है ना, तो वर्ब्स को मैंने क्या किया है, देखिए मैंने कितने पार्टों में तोड़ा है, 1 2 3 4 5, सॉरी यहां पर है पॉजिटिव वर्ब, 5 पार्टों में मैंने तोड़ दिया है, बोलो क्लियर है कि नहीं है। तो टेंशन मत लीजिएगा बाबू, मैंने सारी चीजों को आपके सामने तोड़ के रखा है ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो जाए, ताकि आप अच्छे से चीजों को समझ सकें, बोलो बात क्लियर हुआ। तो ये हमारा चलिए ग्रामर वाला हिस्सा था बाबू। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। कॉम्प्रीहेंशन, बोलो क्या बोलते हैं बाबू, कॉम्प्रीहेंशन, बोलो क्लियर है ना। अब जब हम लोग बातें करते हैं कॉम्प्रीहेंशन के बारे में तो सेट कीजिए दिमाग में कि बाबू कॉम्प्रीहेंशन से भी रिलेटेड 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। बोलेंगे सर कौन कौन सा, देखिए एक जो हमारे क्वेश्चन आते हैं उसे हम लोग बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, हम लोग बोलते हैं इसको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को ही हम लोग बचपन में बोलते थे पैसेज, बोलो क्लियर है ना। इसके नेक्स्ट एक पार्ट है बाबू कॉम्प्रीहेंशन के ही, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोज टेस्ट, नाम सुने ही होंगे आप लोग। और एक नेक्स्ट उसका पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटेंस। देखिए बाबू हर जगह सेंटेंस आ रहा है, इसलिए मैंने बोला था ना बेसिक्स क्लियर करना जरूरी है, और बेसिक्स में सेंटेंस पढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा, है ना। और मैंने 2 वीडियो सेंटेंस का पहले से ही यूट्यूब में मैंने बना के भी रख दिया है, अगर आप लोग अभी से भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं। हालांकि कुछ और भी नई चीजें हम लाइव वीडियो में बताएंगे सेंटेंस के बारे में, क्लियर है ना।
एक होता है बाबू सेंटेंस रीअरेंजमेंट। बोलो क्लियर है? बोलेंगे सर ये पैसेज तो हम लोग देखे हुए हैं, ये क्लोज टेस्ट दिखने में कैसा होता है, थोड़ा दिखाइए ना। चलिए सबसे पहले एक बात बताते हैं, थोड़ा ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा, बोर्ड को देखिएगा। देखिए जैसे मैंने मान लीजिए ऊपर में अभी लिखा पैसेज, ठीक है, मैंने लिख दिया पैसेज। चलिए यहाँ पर ये पैसेज है, बोलो क्लियर है? यहाँ तक पैसेज तो आप लोग देखे होंगे, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आप लोगों ने देखा ही होगा। बात को थोड़ा समझिए, ध्यान दीजिएगा। इसी को अगर हम बाबू बना दें क्लोज टेस्ट, इसी को अगर मैं बना देता हूं क्लोज टेस्ट, देखिए क्या होते हैं। जैसे मैंने बोला था ना कि एक फिलर्स होता है जिसको हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स बोलते हैं, तो उसी क्या होता है कि पैसेज में ही, पैसेज को ही चलिए फिल इन द ब्लैंक्स बना दिया जाता है, यहाँ पर जगह छोड़ दिया जाता है। बोलो किशन है ना, पैसेज में ही अगर हम लोग फिल इन द ब्लैंक जैसा अगर जगह छोड़ दे तो उसका नाम हो जाएगा क्लोज टेस्ट। यहाँ पर जैसे 1 लिख दिया मैंने, 2 रख दिया, 3 रख दिया, 4 रख दिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया 5। अब इसे 1 2 3 4 5 की जगह पे क्या हम लोग भरेंगे, वो चीज़ हमारे सामने ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। जैसे यहाँ पर 1 नंबर है तो 1 नंबर में A B C D जैसे दिया हुआ है, बोलो क्लियर है ना। और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ एक ऑप्शन दिया हुआ है। बोलो पहले ये मेरा बात समझ में आया? तो जब हम लोग इसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद अगर हमको लगता है कि ऑप्शन की 1 नंबर में ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है वही हम लोग यहाँ पर फिलअप करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक लगा देंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं? और जैसे ही बाबू हम लोग इसको सबको अगर हम लोग फिलअप कर देंगे ना, जैसे फिलअप कर देंगे तो ये हमारा फिर से ऑटोमेटिकली बोलो क्या बन जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन बन जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? ये कॉम्प्रिहेंशन बन जाएगा। बात पहले बोलिए, समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग का क्लोज टेस्ट होता है। अगर हम बातें करते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट के बारे में, तो जैसे यहाँ पर मैंने लिखा P एक सेंटेंस है, Q एक सेंटेंस है, R एक सेंटेंस है और S यहाँ पर जैसे हमारे सामने बाबू सेंटेंस दिया हुआ है। बोलो क्लियर है ना? अब ये सेंटेंस जहाँ तहाँ दिया हुआ है, मतलब नहीं समझे, मतलब ये अरेंज किया हुआ नहीं है, इसे हमको अरेंज करना है। बोलो क्लियर है ना? जैसे ऑप्शन देखिए इस टाइप से जैसे दिया हुआ रहेगा। मान लीजिए चलिए 1 नंबर है ना, तो 1 नंबर में मान लीजिए दिया हुआ है Q P R S, ठीक है। चलिए अगर हम 2 नंबर ऑप्शन के बारे में बातें करें तो चलो यहाँ पर दिया हुआ है R P S Q। 3 नंबर के बारे में अगर हम लोग बातें करें तो चलिए यहाँ पर दिया हुआ है S R Q P। और अगर हम लोग 4 नंबर के बारे में चलिए बातें करें तो मान लीजिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, चलिए P R S Q। अब देखो मान लीजिए हम लोग पहले सेंटेंस को पढ़ें और सेंटेंस को पढ़ने के बाद अगर हमें लगता है, सेंटेंस को पढ़ने के बाद अगर हमें लगता है कि सबसे पहले तो यहाँ पर R होना चाहिए था, तो हम लोग क्या करेंगे ना, साइड में कहीं पर पहले R लिख देंगे, ठीक है। R के बाद ऐसा लगता है कि होना चाहिए था, यहाँ पर R के बाद लगता है P होना चाहिए था, तो फिर साइड में कहीं P भी लिख दीजिए। फिर पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि R के बाद P और P के बाद ऐसा लग रहा है कि S होना चाहिए, तो साइड पे S लिख दीजिए। और S के बाद अगर लगता है कि Q होना चाहिए तो Q लिख दीजिए। और आप जो यहाँ पर बाबू ऑप्शन सेट करेंगे, इसी ऑप्शन को आप जो सेंटेंस यहाँ पर सेट करेंगे, इसी सेंटेंस को ऑप्शन में ढूंढना है। तो ऑप्शन में बोलो तो R P Q S कहाँ दिया हुआ है, 2 नंबर में, तो 2 नंबर को हम लोग क्या करेंगे, टिक आउट कर देंगे। ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स, ये तो बाबू मैंने आपको नॉर्मल बता दिया, इसके बाबू ट्रिक्स भी है जो आप लोगों को बताया जाएगा। बोलो पहले ये मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है यहाँ पर? तो याद रखना है बाबू कि ये हम लोग ये सब सारी चीज़ पढ़ेंगे, बोलो कहाँ पर, कॉम्प्रिहेंशन में, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन को अगर हम लोग मजबूत करेंगे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और ये हमारा सेंटेंस रीअरेंजमेंट बनेंगे। थर्ड जो हमारा इसका एक पार्ट होता है बाबू, जिसको हम लोग बोलते हैं वोकैबुलरी। बोलो क्या बोलते हैं, वोकैबुलरी। बोलो क्लियर है ना? ये जो बाबू हमारे सामने जो वोकैबुलरी आएंगे, याद रखिएगा, ये मैं आप लोग को रूट वर्ड्स के माध्यम से सिखाने का कोशिश करूंगा। रूट वर्ड्स का अगर हम लोग यूज करेंगे तो ज्यादा मात्रा में वर्ड्स आपके माइंड पे सेट हो पाएंगे। बोलो क्लियर है ना? इसके अलावा बहुत टाइप्स के वोकैबुलरी हमारे सामने आते हैं। एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, वन वर्ड है, इडियम एंड फ्रेजेस है, फ्रेजल वर्ब्स है, कंफ्यूजिंग वर्ब्स है। ऐसे बहुत सारे बाबू चीजों को हम लोग डील करेंगे क्लास में। बोलो सबसे पहले मेरे बात समझ में आया? तो मिलते हैं हम लोग लाइव वीडियो में। आज भर इतना ही, आप लोग तैयार रहिए, है ना? तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सो नेक्स्ट क्लास सी यू अगेन, बाय बाय।